महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं और पूरा भारत उन्हें बापू कहकर पुकारता है। काफी लोग उन्हें भारत के विभाजन का कारण मानते हैं और कई लोगों का यह भी मानना है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी दिलवाई। क्या ये सच है? तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम गांधी जी के जीवन के एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कभी न झुकने की प्रेरणा देगा। कहा जाता है कि भारत का विभाजन महात्मा गांधी ने करवाया है। जो लोगों का ये मानना है वो लोग बिल्कुल गलत है। क्या आपने कभी मोहम्मद जिन्ना का नाम सुना है? शायद हाँ, आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। मोहम्मद जिन्ना मुस्लिम लीग के लीडर थे, जो कि उस समय की कांग्रेस पार्टी, जो कि हिंदुओं का संगठन था, उसके विरुद्ध में बनाया गया था, जिसके नेता जवाहरलाल नेहरू थे। जिन्ना और नेहरू ने अपनी पढ़ाई एक साथ की थी। और इनकी बायोग्राफी पर ज़्यादा बात ना करते हुए हम मेन मुद्दे पर आते हैं। आपको तो पता ही होगा, देश आज़ाद होने से पहले कई लड़ाई लड़ी गई। आज हम जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं वो है देश विभाजन की आज़ादी से कुछ समय पहले की। एक बार मोहम्मद जिन्ना और नेहरू के बीच में कुछ दरार आई, जिसकी वजह थी माउंटबेटन की पत्नी, जिसके साथ ये दोनों के नाजायज संबंध थे। एक बार गांधी जी, जिन्ना और नेहरू के बीच एक मीटिंग होती है, जिसमें जिन्ना भारत का प्रधानमंत्री बनने की मांग रखता है और नेहरू इस बात पर यह कहते हैं कि मैं जिन्ना को अपने ऑफिस का कर्मचारी भी नहीं बनाऊंगा। इसी बात पे गुस्सा होकर जिन्ना अलग देश की मांग रखता है, जो होता है पाकिस्तान। वहां से जिन्ना एक अपनी अलग पार्टी बनाता है, जिसका नाम मुस्लिम लीग होता है, जो कि कांग्रेस की विपक्ष पार्टी होती है। फिर गांधी जी नेहरू को समझाते हैं कि जिन्ना मात्र अब कुछ दिनों का मेहमान है, तो 7 से 8 महीने में मर जाएगा, क्योंकि जिन्ना को कोई बीमारी होती है जिसको डॉक्टर ने बता दिया है कि बस ये कुछ दिनों का मेहमान है। महात्मा गांधी ये सारी बात नेहरू को बताते हैं, फिर भी वह उसे प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहमत नहीं होता। देश की आज़ादी के बाद कुछ दिन में ही जिन्ना की मृत्यु हो जाती है। और रही नेहरू की बात, तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी गलती से देश का विभाजन हुआ था। पॉइंट 2, और ये माना जाता है कि भगत सिंह की मृत्यु को महात्मा गांधी ने क्यों नहीं रुकवाया। एक बार गांधी जी एक अंग्रेज अधिकारी से मिलते हैं और भगत सिंह के बारे में बात करते हैं। क्या भगत सिंह की फांसी रुक सकती है? तो अंग्रेज अधिकारी कहता है रुक तो सकती है, पर एक शर्त है, अगर आप भगत सिंह को से माफीनामा लिखवा लें और भगत सिंह को हमारे आगे झुकने को कहे, तो मैं आगे न्यायालय में उनकी सजा रुकवा सकता हूँ। तो गांधी जी मान जाते हैं और वो अपने एक साथी से भगत सिंह से मिलने के लिए कहते हैं। जब वह साथी भगत सिंह के सामने यह शर्त रखते हैं कि वो अंग्रेज अधिकारी के सामने माफीनामा लिख कर दे तो उनकी फांसी रुक सकती है, तो भगत सिंह इन शर्तों को इनकार कर देते हैं। भगत सिंह का यह मानना था कि उन्होंने जो भी किया है वो एकदम सही है। मैं अंग्रेजों के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाऊंगा। वहां खड़े गांधी जी के साथी ने उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश की और भगत सिंह जी को बोला कि अगर आप जेल से छूट जाते हो, आप अपने जैसे और क्रांतिकारी को जगा दोगे और हम सब मिलकर इन अंग्रेजों को धूल चटाकर बाहर भगा देंगे। भगत सिंह ने उन्हें बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक इन लोगों के पास मेरी मौत का पैगाम नहीं जाएगा, तब तक ये लोग सोते ही रहेंगे। इन लोगों के दिल में देश के प्रति कोई आग नहीं लगेगी और यही हमारे हार का कारण बनेगा। अगर मुझे इस समय फांसी लगा दी जाए, तो मेरी मृत्यु का पैगाम सुनकर देश के हर बच्चे के दिल में एक ज्वाला उठेगी और इसी तरह ही कल के भारत की एक अलग शुरुआत होगी। इसलिए भगत सिंह को एक दिन पहले ही फांसी पे लटका दिया गया, जो कि तारीख थी 22 मार्च। दोस्तों मैंने अपने जीवन में कई क्रांतिकारियों को पढ़ा और सबसे ज़्यादा मुझे गांधी जी ने प्रेरित किया। एक बार गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं, जो कि वकील बैरिस्टर के हैसियत से गए थे। ये घटना मैं आपको सुनाऊंगा, जो कि आपके अंदर काफ़ी प्रेरणा उत्पन्न करेगा। गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं। वहाँ एक कंपनी होती है, उस कंपनी का कोई केस होता है। वह कंपनी कुछ भारत के लोगों की होती है। उस कंपनी पे कोई केस चल रहा होता है और गांधी जी उनका केस लड़ने एक वकील की हैसियत से वहाँ गए थे। वहाँ पे पहले ही एक वकील होते हैं जो कि उस कंपनी का केस लड़ रहे होते हैं। वहाँ पे जो वकील होते हैं
गांधी जी उनसे कुछ परिचय करते हैं और उनसे केस की सारी फाइलें मांगते हैं। फिर फाइलें पढ़ने के बाद गांधी जी कहते हैं कि अब मुझे यहाँ की अदालत में ले चलो। फिर गांधी जी अदालत जाते हैं। गांधी जी न्यायालय में उपस्थित होते हैं। फिर वहाँ पे जो जज होता है वो देखता है कि गांधी जी ने पगड़ी पहन रखी है। जज कहता है कि क्या आपको कानून पता है कि यहाँ पे पगड़ी पहन के आना मना है? अगर आपको यहाँ केस लड़ना है तो आपको पगड़ी उतार कर आना होगा। गांधी जी ने जज को जवाब दिया, यह पगड़ी मेरे शान का प्रतीक है, यह मेरी इज्जत का भी प्रतीक है और मैं भारत के जिस स्थान से आया हूँ वहाँ पगड़ी उतारी नहीं जाती। हमारे वहाँ पर पगड़ी उतारने का मतलब किसी का गुलाम होना है। लेकिन अभी तक मैं आपका गुलाम नहीं हुआ हूँ और मैं अभी तक आपका गुलाम नहीं हूँ। जब जज ने गांधी की इन बातों को सुना तो जज बौखला गया। फिर वहाँ मौजूद सभी लोग महात्मा गांधी को पगड़ी उतारने को कहते हैं, फिर भी गांधी जी मना कर देते हैं। फिर जज कहता है कि अगर आप पगड़ी नहीं उतारोगे तो यहाँ से बाहर चले जाओ। और महात्मा गांधी बाहर भी चले जाते हैं और महात्मा गांधी एक संकल्प लेते हैं कि अब वह इस अदालत में जब ही आएंगे जब वहाँ का कानून बदलेगा। और वास्तव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब अगली बार महात्मा गांधी वहाँ पे केस लड़ने आए तो वहाँ का कानून बदला हुआ मिला। यही कारण है कि भारत के सभी लोग गांधी जी को इतना प्यार करते हैं। इन सभी बातों को देखकर यह पता चलता है कि गांधी जी कभी न झुकने वाले एक व्यक्ति थे। जिस नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को बीच सड़क पर गोली मारी वो अपने आप को मार लेता तो उससे ज़्यादा मैं खुश होता।